नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआईआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह जो है जीएस फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्यूडोमोनास सोलेनसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? स्यूडोमोनास सोलेनसियरम नामक जीवाणु जो है वो विल्ट ऑफ पोटैटो रोग का कारक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो है मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो एक रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं। एंजाइम की खोज जो सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहेन ने किया था। कुहेन ने एंजाइम की खोज की थी। कुहने ने एंजाइम की खोज की थी, कुहने ने। और ये एंजाइम जो है एक प्रोटीन है, मुख्य रूप से एक प्रोटीन है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और एंजाइम जो है एक कार्बनिक पदार्थ है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला कथन है मूल अधिकार असीमित नहीं है और दूसरा कथन है मूल अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोट, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार का विवरण है। इनमें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। इसे जो है मूल अधिकार को जो है संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है। ये जो है असीमित नहीं है, तो इसका जो कथन एक है वो सत्य है, क्योंकि मूल अधिकार जो असीमित नहीं है। राज्य उन पर जो युक्तायुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ये अस्थायी नहीं है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। मूल अधिकार में जो है परिवर्तन किया जा सकता है, सांसद उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन जो असत्य है, तो इसमें केवल 2 जो है वो असत्य है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर पूछा गया तो कौन सा सत्य है, तो केवल एक सत्य है, तो ए हो जाता। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है? ऑप्शन है अंतःकरण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता वर्णित है। ओके, और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता भी इसमें वर्णित है। किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन हेतु प्रेरित करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता जो है इसमें शामिल नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। विधायिका के प्रायः 2 रूप होते हैं। पहला है एक सदनी और दूसरा है द्विसदनी। विधायिका जो है वो विधायिका के 2 रूप होते हैं। विधायिका के 2 रूप होते हैं, एक सदनी प्रणाली और दूसरा जो होता है वो द्विसदनी प्रणाली। ओके, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में विधायिका के 2 सदन होते हैं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में विधायिका के जो 2 सदन होते हैं। इस व्यवस्था को जो द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है। जिसमें विधायिका के 2 सदन होंगे उसे द्विसदनीय प्रणाली कहा जाएगा। ओके, और चीन, नेपाल इत्यादि देशों में विधायिका के जो है 1 सदन होते हैं, जिसे एक सदनीय प्रणाली कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। चीन में जो है द्विसदनीय प्रणाली नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चीन और नेपाल इत्यादि देशों में जो एक सदनीय प्रणाली है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन है सेवा पर कर का प्रावधान। सेवा पर कर का प्रावधान जो है 88वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और अनुसूचित जाति आयोग का गठन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो है वो 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। 89वें संविधान संशोधन के, ना कि 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा इसमें। मेघालय राज्य की स्थापना जो 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी, ना कि 28वें। 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो जाएगा। और नगर निगम नगर पालिका की स्थापना जो है वो 74वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायत राज्य पंचायत यानी 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निगम नगर पालिका की स्थापना की बात की गई है। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, ए सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 का संबंध जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से है। इस अधिनियम द्वारा असम के पहाड़ी जिलों को छठी अनुसूची में शामिल करते हुए इन क्षेत्रों के प्रशासन का अधिकार जो राज्यपाल को सौंप दिया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। यह अधिनियम जो है 1999 में पारित हुआ था। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा था? टी कृष्णाचार्य ने नीति निर्देशक तत्व को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर कहा था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है वर्ग हित का संवर्धन करना, ऑप्शन बी है गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी है सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास, और ऑप्शन डी है किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवा प्रदान करना। संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य जो है किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाने से है जहां से वह जो समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में आ सके, अर्थात पिछड़े लोगों को विशेष सुविधा मुहैया कराकर समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य जो है वो सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु तो किया गया प्रयास है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है मेक इन इंडिया, दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और चौथा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इन योजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है वो अक्टूबर 2014 में की गई थी। इसकी शुरुआत सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत। ओके, उसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो सितंबर 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है अगस्त 2014 में, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हो मई 2016 में। मई 2016 में। ओके, तो इस प्रकार सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई, फिर मेक इन इंडिया की शुरुआत, फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इस प्रकार 2 1 4 3 तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र एक जो है आधारभूत क्षेत्रीय इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटक जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है एक ही दिशा में होता है, और यह जो है एक खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सम्मिलित नहीं है। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र है, ना कि बंद तंत्र है। यह एक खुला तंत्र है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालिक कोष से संबंधित है, और दूसरा कथन है पूंजी बाजार में ऋण व अंशपत्रों के माध्यम से व्यापार होता है।
इसका नियमन एवं नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। मुद्रा बाजार जो है एक ऐसा बाजार है जहां जो है अल्पकालिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, ना कि दीर्घकालिक कोष से संबंधित है। मुद्रा बाजार जो है वो भारतीय मुद्रा बाजार जो है एक अल्पकालिक कोष से संबंधित है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यह जो अल्पकालिक कोष से संबंधित है और इसमें पूंजी बाजार में ऋण व अंशपात्रों के माध्यम से व्यापार होता है और इसका नियमन एवं नियंत्रण जो सेबी द्वारा किया जाता है, तो इसका जो कथन 2 है वो सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कानपुर चमड़ा उद्योग, कानपुर में जो है चमड़ा उद्योग है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, मेरठ में चीनी उद्योग स्थित है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। ओके, और वाराणसी में जो है वो सीमेंट उद्योग, वाराणसी में सीमेंट उद्योग नहीं बल्कि कजरहाट, मिर्जापुर के कजरहाट में मुख्यतः सीमेंट उद्योग है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग जो है वो वाराणसी में नहीं है, मुख्यतः कजरहाट यानी मिर्जापुर के कजरहाट, चरकवा डाला, सोनभद्र के चरकवा डाला आदि में सीमेंट उद्योग स्थित है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। सहारनपुर में जो कागज उद्योग है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं था, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख मेले जिला, दादरी पशु मेला, दादरी पशु मेला जो है वो बलिया में लगता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दादरी पशु मेला जो है बलिया में आयोजित किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला जो है वो अंबेडकर नगर में आयोजित किया जाता है और यह जो दिसंबर से जनवरी के महीने में लागू होता दिसंबर से जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है गोविंद साहब मेला। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है, हो जाएगा। सोरो मेला जो कासगंज में आयोजित होता है, ना कि बरेली में। कासगंज में जो सोरो मेला आयोजित होता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो हापुड़ राज्य में स्थित है, लगता है आयोजित किया होता है, इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही सुमेलित है, तो इसमें केवल जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 29वां स्थान है। इससे पूर्व जनगणना 2001 में इसका स्थान जो था वो 31वां स्थान था, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 29वां स्थान है पूरे भारत में। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाराणसी में स्थित नहीं है? ऑप्शन है भारतीय निम्न में से कौन सा एक वाराणसी में स्थित नहीं है? ऑप्शन है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्था, ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ऑप्शन सी है दीनदयाल हस्तकला संकुल, ऑप्शन सी है दीनदयाल हस्तकला संकुल और ऑप्शन डी है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो रायबरेली में स्थित है, जबकि प्रश्नगत दिए गए अन्य सभी संस्था जो वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो ये रायबरेली में स्थित है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो वाराणसी में स्थित नहीं है संस्था, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को कब अपनाया गया था? सकल मूल्यवर्धन का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। भारत में इस मौद्रिक अवधारणा को वर्ष 2015-16 में अपनाया गया था, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को जो है भारत ने 2015-16 में अपनाया था, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण स्थापना वर्ष, प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण जो है वो 1969 में हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, कावेरी जल विवाद अधिकरण, कावेरी जल विवाद अधिकरण जो 1990 में हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित है। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद जो 2008 में हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और द्वितीय कृष्णा जल विवाद नदी जो है 2004 में
सॉरी 2003 में नहीं, 2004 में हुआ था। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो 2004 में स्थापित हुआ था, 2004 में अधिकरण। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण जो 2004 में स्थापित हुआ था। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है शेयर बाजार से संबंधित नई व्यवस्था, ऑप्शन बी है यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नई वित्तीय व्यवस्था है, ऑप्शन सी है यह केंद्रीय बैंक का एक स्वैच्छिक समूह है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम जो है केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। वर्ष 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लैनेट्स समिट के दौरान इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जो वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन के परिणामों का विश्लेषण करना है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम जो है यह केंद्रीय बैंक का एक स्वैच्छिक समूह है। ओके, और इसे पेरिस में, इसे 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लैनेट सिस्टम के दौरान जो गठित किया गया था, और इसका उद्देश्य जो वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन के परिणामों का विश्लेषण करना है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयास से निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा? वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के प्रयास से कौमिया आवाज़ जो है वो उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा। उर्दू पत्रकारिता को समुचित दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय जो कैमी आवाज़ को प्राप्त है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, कैमी आवाज़ जो है वो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा था। इसका जो 1945 से, इसको जो है 1945 से प्रकाशित किया जाने लगा था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप समूह को मेलानेशिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी है वनुआतू, और ऑप्शन सी फिजी, और ऑप्शन डी है मार्शल। मेलानेशिया में सम्मिलित द्वीप जो है वो आरियन जाया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वनुआतू, कैलिडोनिया एवं फिजी है। जबकि मार्शल द्वीप जो है वो माइक्रोनेशिया में सम्मिलित है, ना कि मेलानेशिया में। मार्शल द्वीप जो है वो माइक्रोनेशिया में सम्मिलित है, द्वीप है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वो ये तीनों जो है वो मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीप है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सा एक अयोध्या में स्थित है? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है कानपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1975 में कानपुर में है। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना जो 2000 में हुई थी मेरठ में, 2000 में मेरठ में स्थित है। ओके, और आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो अयोध्या में स्थित है, और इसकी स्थापना 1974 में अयोध्या में हुई थी, और 1974 में। ओके, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में स्थित है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं? यमो जो है वो जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा।
काराबुरान जो हो मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आंधी है। काराबुरान जो हो मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आंधी है। और सिराको जो हो सहारा मरुस्थल के उत्तर की ओर भूमध्य सागर से बहने वाली गर्म एवं शुष्क रेत भरी पवनें हैं। और फान जो हो वो अल्पास पर्वत के उत्तरी झाड़ के सहारे बहने वाली पवन है। तो इसका जो ऑप्शन सी है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबिया वर्ग का जीव नहीं है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी घड़ियाल, ऑप्शन सी सैलामेंडर और ऑप्शन डी ब्यूफो। घड़ियाल जो हो सरीसृप वर्ग का जीव है, ना कि एम्फीबिया वर्ग का। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। घड़ियाल जो है सरीसृप 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 वर्ग का जीव है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्कनीकरण की क्रिया में रबड़ को निम्नलिखित में से किस एक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है? ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया जो वाल्कनीकरण कहलाती है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग जो हो दस्ताना तथा रबड़ बैंड बनाने में होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है? सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया है? हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। और दूसरा कथन है, सूरत हवाई अड्डा गुजरात का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। और गुजरात में इससे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में और राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डे थे। तो इसका जो ऑप्शन बी दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। सूरत हवाई अड्डा जो है गुजरात का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तीसरा। ओके, तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो है वो सही है। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंदा को आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया था। ये खेल जो फ्रांस की राजधानी में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अभिनव बिंदा को जो 2024 के पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक के रूप में चुना गया था। तो इसमें यही था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस फरवरी महीने में मनाया जाता है? पहला है विश्व कैंसर दिवस, दूसरा है सुरक्षित इंटरनेट दिवस और तीसरा विश्व दलहन दिवस और चौथा है विश्व यूनानी दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ओके, और सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है वो 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को, और विश्व दलहन दिवस जो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, विश्व दलहन दिवस जो 10 फरवरी को, और 11 फरवरी को जो है विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो इस कारण ये सभी दिवस जो है वो फरवरी महीने में मनाए जाते हैं। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें ग्रैमी अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह संगीत उद्योग में उपलब्धि को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाने वाला एक पुरस्कार है। और दूसरा कथन है, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजिल में 66वें ग्रैमी अवार्ड के विनर्स की घोषणा की गई है। इस साल का ग्रैमी जो भारत के लिए भी खास बन गया है, क्योंकि संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन शंकर महादेवन के फ्यूज बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो इसका जो कथन 1 जो है वो सही है और कथन 2 जो है वो भी सही है इसमें। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कलारीपयट्टू मुख्यतः भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट रूप है? कलारीपयट्टू का अर्थ होता है युद्ध का मैदान, जिसमें कलारी का अर्थ होता है व्यायामशाला और पयट्टू का अर्थ होता है विधि या कला। ओके, कलारीपयट्टू जो है एक भारतीय मार्शल आर्ट है और जिसकी उत्पत्ति जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान केरल में हुई थी। अब यह मुख्य रूप से केरल के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस स्थान पर देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश की पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत शेयर्ड एपिग्राफी रिपॉजिटरी की स्थापना की घोषणा की गई है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना आधारशिला जो हो हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में की गई है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चर्चित व्यक्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1, नायब बुकेल जो हो अल सल्वाडोर के नवयुक्त राष्ट्रपति हैं और ये दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। तो इसका ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। उल्जास बेक्टेनो जो है वो कजाकिस्तान के नवयुक्त प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। मिशेल ओलीन जो है वो उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं। उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में जो है वो मिशेल ओनील चुने गए हैं। तो इस बार सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और मार्क फिलिप्स जो है भारत की यात्रा पर रहे गुआना के प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 2 4 तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरईसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे हाल ही में द एसेट ट्रिप अवार्ड ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरा कथन है, आरईसी लिमिटेड भारत सरकार का एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आरईसी लिमिटेड को द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरईसी लिमिटेड जो भारत सरकार का एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, यानी महारत्न कंपनी है। ओके, और इस कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 को निगमित किया गया था। आरईसी की स्थापना जो 25 जुलाई 1969 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो निगमित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें दोनों कथन जो आरईसी लिमिटेड के संदर्भ में सत्य हैं। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण है। कथन ए, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और कारण आर, सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम जो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक जारी की है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार ने वर्ष 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। और इस दिन जो सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो हो दोनों सत्य हैं और कारण जो हो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ओएनजीसी संस्था का उद्घाटन किया था? हाल ही में प्रधानमंत्री ने गोवा में एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ओएनजीसी संस्था का उद्घाटन किया था। इसे प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने का अनुमान है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है। और दूसरा कथन है, ईरान सरकार की उपयुक्त नीति जो है केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत वैध होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है और यह नीति जो है केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत वैध होगी। तो इस प्रकार जो दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया गया था। इसका निर्धारित प्रति किलोग्राम मूल्य है। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया। यह जो 29 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो और 10 किलो पैकेज में उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। 1 जनवरी 2024 से फ्रांस ने डिजिटल शेनिंग वीजा जारी करने की शुरुआत की थी, जो यूरोपीय संघ में डिजिटल शेनिंग वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ किया गया? हाल ही में खेल मंत्री ने नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ किया है। इस चैंपियनशिप में जल की विशेष प्रतिस्पर्धा में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बिम्स्टेक के 7 सदस्य राष्ट्र जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ जो भारत में हुआ है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, गोवा में वर्ष 1867 का समान नागरिक कानून जो है उसके सभी समुदाय पर लागू होगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना एवं परीक्षण किया है? हाल ही में कानपुर द्वारा S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान हासिल किया है? मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी सह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। और दूसरा कथन है, इसके फाइनल के लिए मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एज़टेका स्टेडियम को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? फीफा विश्व कप 2026 की सह मेजबानी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। 19 जुलाई को हुए फाइनल के लिए न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था, न कि मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एज़टेका स्टेडियम को। तो इस प्रकार इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा, जबकि पहला कथन जो है वो सही है। ओके, फीफा विश्व कप 2026 का शुरुआत जो है वो मैक्सिको के एज़टेका स्टेडियम से किया गया था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 जो सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने जल संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। इस अधिनियम को मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था? हाल ही में संसद ने जल संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है और इस अधिनियम को मूल रूप से 1974 में जल अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कनेक्टिंग टू कम्पिटिटिवनेस 2023 जारी किया गया था?
विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कनेक्टिविटी टू कम्पिटिटिवनेस 2023 जारी किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका देश कैमरून ने नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया था। नागोया को प्रोटोकॉल जो है किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए जैव सुरक्षा, ऑप्शन बी है आनुवांशिक संसाधनों और लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण तक पहुंच, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करें, और ऑप्शन डी ओजोन व्यय वाले पदार्थ के उपयोग को कम करें। नागोया प्रोटोकॉल को आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत बंटवारे के लिए नागोया जापान में COP10 आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।